हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इसके पहले हमने लेक्चर 1 अपलोड किया था जहां हमने सेल की बात की थी। तो हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कोर्स सब्जेक्ट के कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज उसी क्रम में ये हमारा लेक्चर 2 है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सेल क्या होती है। तो देखिए, सेल हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है, जिससे आगे चल के टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इन सब का निर्माण होता है और एक पूरे के पूरे जीव का निर्माण होता है। तो सेल सबसे छोटी इकाई है जिससे आगे बहुत बड़ा एक बड़ा सा इंसान बनता है, अगर आप कहें तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरा वीडियो अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में भी लिख पाएंगे, और जिन्हें अंग्रेजी में लिखना है वो यहाँ से थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सेल क्या होती है। तो मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस एंड इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सबसे छोटी मानव जीवन का आधार, जिससे आगे चल के पूरा का पूरा एक मनुष्य बनता है, और इसी को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ एक टर्म लिखा है कि सेल बायोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, सेल बायोलॉजी जिस बायोलॉजी के यानी कि जिस शास्त्र के अंतर्गत हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, या सेल कोशिका जिसको आप हिंदी में कहते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, और कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या सेल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उस विषय को, उस साइंस को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने बताया है, लॉजी जहां भी शब्द आता है वो अध्ययन से जुड़ा होता है। तो हम सेल से जुड़े हुए अध्ययन को जब करते हैं, कोशिका से जुड़े हुए चीजों के बारे में जानते हैं, तो हम उस अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहते हैं। फिर देखिए, अब ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर मतलब जब एक सेल प्रेजेंट होगी, और मल्टी सेलुलर जब कई सारी कोशिकाएं उपस्थित होंगी शरीर में। और अगर मैं सबसे छोटे स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो वो है माइकोप्लाज्म। ये आपको नाम याद रखना है, ये आपके 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, माइकोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, अब सेल के डिस्कवरी की मैं बात करने वाली हूँ कि सेल की खोज कैसे हुई थी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने बॉटल कॉर्क में एक छोटे जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उस बॉटल कॉर्क को, तो उनका जो माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो कम थी। तो जब उसकी मैग्निफिकेशन पावर कम थी तो उन्हें क्या दिखा, उन्हें सिर्फ एक छोटे रूम जैसी जगह दिखी। तो उन्होंने उस कंपार्टमेंट को या उस कमरों को क्या कह दिया, ये सेल हैं। तो उनके माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर चूंकि कम थी, उन्होंने कहा ये मोटाइल नहीं है, चलते फिरते नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला। फिर आगे चल के एक वैज्ञानिक जिनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन पावर काफ़ी अच्छी खासी थी, जिनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो उनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने बताया नहीं, इस सेल में मोटिलिटी है, ये चल रहे हैं। यानी कि उन्होंने सेल्स में मोटिलिटी की खोज की, तो उन्होंने कहा ये नॉन लिविंग्स नहीं है, ये लिविंग है। ठीक, फिर आगे चल के सेल के भाई अब स्ट्रक्चर की बात करनी थी। तो स्ट्रक्चर यानी कि सेल कैसा दिखता है एग्जैक्टली, उसको एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट थे, तो उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन उनका नाम था, उन्होंने कोशिका के पूरी संरचना के बारे में बताया। तो इस तरह से एक सेल की खोज हुई थी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम टाइप्स की बात कर लें कि कितने टाइप्स के होते हैं सेल। तो 2 टाइप्स के हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आगे आपको बताएंगे न्यूक्लियस क्या होता है। जबकि वहीं जब आप यूकैरियोट्स के पास आएंगे तो इनके पास एक बहुत अच्छा खासा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक, फिर वहीं लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन अगर मैं बैक्टीरियाज की बात करूं तो इनके सेल के अंदर में, बैक्टीरिया के सेल के अंदर में एक ऐसी जगह होती है जहां पे जेनेटिक मटेरियल डूबा हुआ रहता है, सस्पेंडेड रहता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, आनुवांशिक जो तत्व है उसको हम डीएनए कहते हैं। और उस रीजन को जहां पे ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको हमने न्यूक्लियोइड नाम दे दिया। न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियोइड है इनके पास। फिर हम आगे चलते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये सिंगल सेल होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। वहीं यूकैरियोट्स में जब आप आएंगे तो प्लांट्स, फंजाई या फिर प्रोटोजुअन्स इसके उदाहरण होते हैं। फिर आप साइज की बात करेंगे तो अगर आप साइज देखने जाएंगे तो प्रोकैरियोट्स के जो सेल का साइज होता है डायमीटर में, रेडियस नहीं, डायमीटर की अगर मैं बात करूं, ये एक गोला है, ये पूरा का पूरा ये डायमीटर होता है। और वहीं अगर हम इसका आधा कर लेते हैं, ये गोला, और केंद्र बिंदु से इसका आधा, इसको हम रेडियस कहते हैं। तो अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। वहीं यूकैरियोट्स का साइज जो होता है 10 माइक्रोमीटर्स के अराउंड में होता है। इसका आनुवांशिक मटेरियल डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बाइनरी फिजन इसमें होता है। वहीं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। फिर अब देखिए बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की बारे में। स्ट्रक्चर की बात करें, किसने खोजा था, अभी पहले बताया था मैंने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्कॉटिश बॉटनिस्ट है ये। स्ट्रक्चर में जो हम सबसे पहले देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। भाई कोई चीज पढ़नी है तो सबसे पहले आप मेम्ब्रेन की बात करेंगे, झिल्ली जिसको आप कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये पोर जैसा होता है, स्पंज आपने देखा होगा, पोरस होता है, स्पंजी होता है, इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे। ये क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है सेल्स को। क्या करता है, उनको सपोर्ट देता है और उनकी रक्षा भी करता है, एक रक्षा कवच होता है ये। फिर आप आ जाइए सेल वॉल के पास। सेल वॉल बनी किससे होती है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से और पैक्टिन। ये 3 चीजें मिलके, जो आपके 1 नंबर के प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन मिलके क्या बनाती हैं, सेल वॉल बनाती हैं। अब दीवार है ये, तो दीवार तो हमेशा कठोर ही होती है, तो ठीक उसी तरह ये बहुत टफ रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को घेर के रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। शेप मेम्ब्रेन नहीं प्रोवाइड करती, मेम्ब्रेन क्योंकि स्पंजी है वो शेप नहीं देती, लेकिन सेल वॉल जो है वो शेप देती है, आकार देती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसको सपोर्ट भी करती है और उनको प्रोटेक्ट भी करती है। और अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, पौधों में पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा लिक्विड होता है जिसमें सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स की बात करें या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो ये सारे साइटोप्लाज्म में
होते हैं, तैरते रहते हैं। अगर ऐसे नहीं तैरेंगे तो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, वियर एंड टियर की सिचुएशन हो सकती है। फिर हम आते हैं नीचे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, जो अभी मैंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में बात की। न्यूक्लियस का क्या सीन है कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए क्या करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को सिग्नल भेजता है कि अब भाई तुम मैच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ, डिवाइड हो और ख़त्म हो जाओ अपना काम करके। तो ये काम कहाँ का होता है, न्यूक्लियस का होता है। और इन्हीं के पास क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है। न्यूक्लियर एनवलप होता है जो डीएनए को अलग करता है। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवलप जो डीएनए को क्या करके रखता है, अलग करके रखता है। तो ये तो थे सेल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, जो क्या करता है, जितने भी सेल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको फिगर आउट करता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। और न्यूक्लियस में ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, वो भी इसी न्यूक्लियस में रहता है। और ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म जो कि मैंने पहले ही बताया क्या क्या है। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी सेल्स के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में जो हमारे सेल और ऑर्गन्स होते हैं, लाइक क्या क्या सेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब भी इसी साइटोप्लाज्म में रहता है। तो अब न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन बचाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बचाती है, या जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब क्या करता है ये, जैसे पहले ही बताया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस को कवर करती है ताकि डीएनए को साइटोप्लाज्म में बचाया जा सके। इसमें दो लेयर्स होती हैं। जो सबसे ओपनिंग होती है, जो आपको नीचे की तरफ दिख रही है, ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं, जो क्या करती है, कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर आने और जाने की छूट देती है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। फिर हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। तो न्यूक्लियस में जब जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, जब वो अपने डिवाइडिंग स्टेज में ना हो, डिवाइड ना हुआ हो और अनकॉइल्ड हो, तो नॉन डिवाइडिंग स्टेट में रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन वो तब कहलाता है जब वो पूरी तरह से कॉइल्ड होता है, मतलब आपस में उलझा हुआ होता है। अब जैसे ही अनकॉइल्ड होता है तो हम उसे क्या कहना शुरू कर देते हैं, क्रोमोसोम्स, जिसे हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं। और इसी क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, क्रोमैटिन जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, आपस में उलझे हुए हैं। और फिर जब ये अनकॉइल्ड होते हैं तो इनको हम क्रोमोसोम्स कहना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं के पास क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब इनके पास होते हैं। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लियोलस। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, एकदम डार्क पर्पलिश कलर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। और इस न्यूक्लियोलस में कौन बनता है, हमारा राइबोसोम्स बनते हैं, जो राइबोसोम्स आगे चल के क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो दो तरह के राइबोसोम्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। फिर अब हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब ये आप जो काली काली बिंदुएं देख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। जब इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये काली काली बिंदुएं लगी हुई होती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो और इसी पर एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, उसको प्रोसेस करता है और
उसको एक्सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कोई काली बिंदु नहीं है, बहुत ही प्लेन सरफेस एरिया है, इसमें कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। इसका मतलब कि इसमें प्रोटीन का निर्माण तो नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, लिपिड को प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और ड्रग्स या फिर कोई पॉइजनस चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन करने के काम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो आपने देखा किस तरह से राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करने वाले हैं गोल्गी अपैरेटस की। तो इसको हम पैकेजिंग प्लांट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पैकेजिंग प्लांट। तो आपको ये बताना है कि पैकेजिंग प्लांट जो होता है वो गोल्गी अपैरेटस को कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी प्रोटीन बनाया गया या जो भी लिपिड बनाया गया उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मतलब अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन करके और फिर उसको तैयार करता है सेल के पास भेजने के लिए। इसके पास और भी क्या होता है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं इसके मेम्ब्रेन्स में, जो मिल करके क्या बनाती हैं, लाइसोसोम्स को बनाती हैं। और ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट पॉड्स होते हैं जो छोटे छोटे गुठलियों जैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, जो सेल डेब्रिस होते हैं या अनवांटेड मटेरियल जो होता है उसको, सेल डेब्रिस को ये इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है। और लाइसोसोम्स को ही हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। देखिए लाइसोसोम्स कैसा होता है, डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब डाइजेस्टिव प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो लाइसोसोम्स है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, और पैकेजिंग प्लांट है गोल्गी अपैरेटस। तो लाइसोसोम्स हमारा कौन है, डाइजेस्टिव प्लांट है, जो क्या करता है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर जाता है। इसे को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब ये डाइजेस्ट क्यों करता है, क्योंकि इसके पास कौन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो सेलुलर वेस्ट और या फिर जो डेब्रिस होता है उसको ब्रेक करता है, ठीक। और आगे क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अपाच्य चीज़ें होती हैं, उसको क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के पास भेज देता है कि अब इसको शरीर से बाहर निकाल दो, ठीक है। और अगर ये लाइसोसोम्स नहीं होगा तो सोचिए बॉडी में अनवांटेड चीज़ें या सेल डेब्रिस, जो सेल का डेब्रिस मतलब झड़ के जो वेस्ट निकलेगा वो सब बॉडी में रहेगा और अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो लाइसोसोम्स का ही एक अपना ही अलग रोल है। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, जैसे कि आपको पता है इसको पावर हाउस भी कहते हैं। इसी में यहीं पर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशंस होता है, जिसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। अब एक्टिव सेल्स यानी कि जो भी हमारे बॉडी की सेल्स या मसल्स जो भी ज़्यादा काम में दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में इन्वॉल्व होती हैं, उसके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि उन्हें एनर्जी की सिंथेसिस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब इसका जो है आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसका एक इनर मेम्ब्रेन होता है जो मुड़ा सा दिख रहा है और आउटर मेम्ब्रेन जो सिंपल सी आपको दिख रही है। अब ये इनर मेम्ब्रेन जब जहाँ मिलता है, मुड़ता है, उस खाली एरिया को हम क्रिस्टी कहते हैं और अंदर के एरिया को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। फिर हम आने वाले हैं एनिमल वैक्यूल्स की, हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ये वेस्ट जो रिमूवल है उसको स्टोर करता है और डाइजेशन में मदद करता है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, एक पानी जैसा सॉल्यूशन होता है, उसको हम एनिमल वैक्यूल कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, किसने दी, देखिए सेल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, स्लाइडन एंड शॉन ने दी है, भाई पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स पढ़ी होगी स्लाइडन एंड शॉन। तो यहाँ देखिए ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक, जिनका नाम थियोडर श्वान, मैथियास स्लाइडन और रुडोल्फ वर्कहो। इन लोगों ने मिलके पूरी की पूरी कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि सभी लिविंग स्पीसीज, जितने भी जीवित लोग हैं, उनमें क्या है, सेल होता है, वो सेल से मिलकर के ही बने हैं। फिर इन्होंने कहा ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो आप सेल की डेफिनेशन में भी देख रहे हैं।
फिर इन्होंने एक चीज और कही कि सभी सेल जो भी हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनी हुई हैं, है ना। पहले से ही उपस्थित सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन से डॉटर सेल्स बनी, जैसे माइटोसिस में होता है, मियोसिस में अनलाइक डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी सेल जो नई नई सेल बन रही हैं वो पुरानी किसी सेल से बन रही हैं डिवाइड हो करके। तो इन्होंने ये कहा। फिर उसके बाद नया पोस्टुलेशन हुआ, इसमें कुछ अपडेटेड चीजें हुई। तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है, अब उसके बारे में भी जान लें। आधुनिक सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कह रही है भाई, कह रही है कि सेल के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। भाई सही बात है, सेल के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर और दूसरी बात इन्होंने क्या की, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक जो भी जानकारियां हैं वो एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर होती रहती हैं। फिर तीसरी बात क्या कही कि जितने भी सेल हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, सबका अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वो लगभग लगभग सामान्य है। तो ये इनका मॉडर्न व्यू था। तो देखिए दोस्तों, कोशिका का जो सिद्धांत है कैसे चेंज हुआ, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको अपने और एक यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप प्लीज़ हमारे उस लिंक को विजिट करके हमें वहाँ भी सब्सक्राइब करें। अब फंक्शन की बात कर लें, जो मुझे लगता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर को जो इस चैप्टर में जो एक और चीज़ याद रखनी है वो सेल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है भाई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि सपोर्ट देना किसी चीज़ को और एक अच्छा खासा आकार देना, स्ट्रक्चर देना। इतनी सारी चीज़ें मिलके क्या क्या कर रही हैं आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ को बढ़ावा देना, माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बढ़ोतरी ही हो रही है। तो सेल का अंतिम अगला फंक्शन क्या है कि ग्रोथ को बढ़ावा देना। फिर जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पोरस है, आपने देखा स्पंजी है, तो इसका अगला काम क्या है कि सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट को रोकना नहीं है, उसको आवागमन जारी रखना है। दो तरह के ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब छोटा मॉलिक्यूल है जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर इथेनॉल है, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लेती हैं हमारे शरीर। और अगर वहीं बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता है। और बड़े मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा लगती है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। फिर अगला कार्य क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, क्योंकि इस मॉडर्न सेल थ्योरी भी ये कह रही है, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत भी कह रहा है कि सभी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो भाई एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोड्यूस होना, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं पर है। फिर अंततः जो फंक्शन है सेल का वो है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो यानी कि रिप्रोडक्शन भी सेल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक, अगर नया सेल नहीं बनेगा तो पुराना वाला कैसे खत्म होगा, पुराने वाले को खत्म भी करना है और नए को बनाना भी है। जैसे आरबीसी 120 दिन में खत्म नहीं बनी फिर, और उसका जो डेब्रिस होता है उसको लाइसोसोम्स खाता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, लेक्चर 3 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।